भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट बनाए जाने की मांग को सामने रखते हुए 29 जून को रेजांगला रज कलश यात्रा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा असम प्रदेश के उद्योग से यह कार्यक्रम पूरे राज्य के साथ कई क्षेत्रों में आयोजित की जा रही है। एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में विस्तारित तथ्य उजागर किया गया। इस दिन के कार्यक्रम को लेकर आमंत्रित अतिथि तथा दूसरे दिग्गज हस्तियों ने विस्तारित तौर पर खुलासा भी किए। আজকে এই প্রেস সম্মেলনে আমি প্রথম সম্মানিত সবাই ইলেকট্রনিক মিডিয়া, প্রিন্ট মিডিয়া, সাংবাদিক বন্ধুকে এবং আমার বিশিষ্ট বড় ভাই জেলাকে প্রথমে আমি নমস্কার জানাই। আসাম প্রদেশ যাদব মহাসভা তরফ থেকে, অল ইন্ডিয়া যাদব মহাসভা আজকে আমি আজকে এই প্রেস সম্মেলনে আমি প্রথম আজকে আমাদের মুখ্য অতিথি হিসাবে আজকে যে মুখ্য অতিথি কলস যাত্রা প্রথম পরিচয় করে দিচ্ছি আপনাদেরকে। প্রথমে আমাদের সম্মুখে বসে আছেন রমেশ রাও হায়দার, যিনি সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেট তথা ভারতীয় জনতা পার্টির বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে দায়িত্ব আছেন, তথা আমাদের এই কলস যাত্রা মূল দায়িত্ব হরিয়ানা স্টেট প্রেসিডেন্ট। সঙ্গে আছেন আমাদের প্রদীপ দাস, প্রফুল্ল পীতাম্বর দাস, আমাদের নর্থ ইস্টের দায়িত্ব যাদব মহাসভা কলস যাত্রা। ওনার সঙ্গে আছেন আরেকজন সম্মানিত ব্যক্তি প্রফুল্ল কুমার দাস, আমাদের অখিল ভারতবর্ষী যাদব মহাসভা। আমি ওনাদের তরফ থেকে আপনাদেরকে সবাইকে ধন্যবাদ জানাই এই প্রেস সম্মেলনে। আজকের যে মূল উদ্দেশ্য আমাদের অহির রেজিমেন্ট গঠন নিয়ে, আজকে মুখ্য যারা অতিথি আছেন, বক্তারা আছেন, ওনারা বলবেন, উনি কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যারা এসেছেন ওনারা বলবেন ওনার বক্তব্য যে আমরা আজকে এই কলস যাত্রা যে আজকে পুরা ভারতবর্ষে আজকে আমাদের কার্যক্রম চলতেছে, আজকে আমাদের আগমন এই কলস যাত্রা আজকে আমরা আসাম শিলচর থেকে শুরু করছি, শিলচর হয়ে শ্রীভূমি হাইলাকান্দি হয়ে ত্রিপুরাতে যাবে। মুখ্য অতিথি আমাদের পীতাম্বর দাস, ওনাকে আমি প্রেসের সামনে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছি। आज जो कार्यक्रम हो रहा है देश में, इसमें सभी को स्वागत कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। और आज यात्रा का संबंध में सब लोग पूछते हैं, सब जगह में चर्चा हो रहा है। इस यात्रा एक अंतिम यात्रा के रूप में हम लोग एक अग्नि परीक्षा के रूप में अखिल भारतवर्ष यादव महासभा को दिया है। और ये यात्रा केवल यहाँ नहीं है, ये पूरे देश में करीब 40,000 से अधिक किलोमीटर ये यात्रा चल रही है। अप्रैल 13 तारीख को बिहार का छपरा में ये यात्रा प्रारंभ हुई और वहाँ से झारखंड 2 चरण में और फिर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, अभी उड़ीसा में चल रही है। 20 तारीख को आंध्र प्रदेश को कलश सौंप दिया जाएगा और आंध्र प्रदेश में 15 दिन तक चलते रहेगा। उसके बाद तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये सब स्टेट होते हुए
आपका गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली में 18 नवंबर को इसका समापन होगा। वहाँ जागरूकों की महाजुटान होगा। इसका पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, जो वर्षों से महासभा अहिर रेजिमेंट भारतीय सेना में गठन करने का मांग रखी है। इसका पहली मांग अंग्रेज हुकूमत ने 1917 में रास बिहारी लाल मंडल बिहार के ये रखे थे। आज़ादी के बाद ये 25 जून, यही जून महीना 25 जून को चौधरी दीपचंद्र जी दिल्ली के एक प्रतिनिधि सभा में सम्मेलन में आज़ादी के बाद अहिर रेजिमेंट गठन करने का एक प्रस्ताव रखें, जो सर्वसम्मति से उसको पारित किया गया। पर उस सभा में तत्कालीन रक्षा मंत्री डॉक्टर स्वर्ण सिंह उपस्थित थे और उनको डॉक्टर स्वर्ण सिंह रक्षा मंत्री होने के बावजूद भी अहिर रेजिमेंट गठन होना चाहिए, इस बात को वो माने। अभी तक अहिर रेजिमेंट गठन नहीं हो पाया और आज समूचा अहिर समाज सड़क पर उतर चुका है। ये यात्रा नहीं है, अहिरों ने सड़क पर उतर करके ये मांग रखा है कि आपको अहिर रेजिमेंट देना है। आखिर क्यों देना है? हर युद्ध में अंग्रेज हुकूमत हो या फिर आज़ादी के बाद चाइना के साथ हो, कारगिल हो और फिर संसद भवन में अटैक हो, ये सारी घटनाओं में अहिरों ने आहुति दिया है, बलिदान दिया है। इसी के कारण अखिल भारतवर्ष यादव महासभा ये मांग वर्षों से रखी है और आज तक ये माना नहीं गया है। पर मेरा ये कहना है, आज अहिर समाज सड़क पर उतर चुकी है, जो देश के लिए बलिदान दिया, अहिर समाज के लिए नहीं बल्कि देश के लिए बलिदान दिया, आहुति दिया और इस जमीन 1 इंच जमीन भारत का भूमि दूसरा को कब्जा होने नहीं दिया, आहुति दे दिया पर कब्जा होने नहीं दिया। ऐसी परिस्थिति में सरकार को अहिर रेजिमेंट दे देना चाहिए खुशी खुशी। हमको मांगना क्यों पड़ रहा है? ये कैसा है? सरकार को हमको मांगना पड़ रहा है। हमने देश के लिए बलिदान दिया और सब मांग भी रहे हैं। समाज मांग रहा है, मांग कर रहा है, वर्षों से मांग कर रहा है, अभी तक नहीं हुआ। एक बात ये है, अहिर रेजिमेंट जब तक सरकार समाज को नहीं देगा तब तक ये संघर्ष अखिल भारतवर्ष यादव महासभा इस संघर्ष को जारी रखेगा। और सबसे एक अहम बात है, आप क्यों नहीं देंगे? ये सरकार के साथ सरकार को एक क्वेश्चन है, आप क्यों नहीं देंगे? ऐसे तो नहीं मांग रहे। और अहिर यही चाह रहा है कि उसका कांधे पर जो लिखा रहेगा अहिर रेजिमेंट, उसका मान सम्मान प्रतिष्ठा चाहिए। हम देश के लिए बलिदान दिए, बदले में मांग रहे हैं हमको आत्मसम्मान, प्रतिष्ठा। इससे हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मांग जोरदार तरीके से चल रहा है और ये जब तक नहीं पूरा होगा तब तक ये संघर्ष जारी। आमंत्रित गेस्ट लोगों को सम्मानित करेंगे अपनी तरफ से। आप यहाँ दें, थोड़ा आगे
रमेश राव पायलट रेजांग एक शब्द है और ला जो है वो भाषा लद्दाखी भाषा में उसको पास या जिसको दर्रा कहते हैं, जैसे नाथुला, ऐसे बहुत सारे ऐसे एक रेजांगला जगह है जो भारत चीन सीमा पर जब 1962 का युद्ध हो रहा था तो वो युद्ध हमारे पर एकदम थोपा गया था और उस युद्ध में हम लगभग हर मोर्चे पर हमें पराजय मिली थी। लेकिन हिंदुस्तान का एक ऐसा मोर्चा था और वो रेजांगला का मोर्चा था, चुशूल की चौकी का मोर्चा था, जिस पर 120 वीर हीरो ने 3500 चीनियों का मुकाबला करते हुए 1350 चीनियों को मारकर पूरा लद्दाख बचाया था। आज अगर हिंदुस्तान के नक्शे में अगर लद्दाख है तो वो 120 वीर हीरो की वजह से है और उन 120 वीर हीरो में से 110 ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। और बड़े बड़े इतिहासकारों, बड़े बड़े जर्नलों ने कहा कि 110 के 10 परमवीर चक्र के हकदार थे। हमारे जो सैनिक इतिहास है विश्व का, उसमें इसको सुनहरी शब्दों में लिखा गया है और आज तक के सबसे बहादुरी और सबसे बड़े बलिदान की उस लड़ाई को माना गया। 2022 अक्टूबर में मैं अपने एक वरिष्ठ साथी हमारी महासभा के ब्रिगेडियर प्रदीप यदू जी के साथ जिस जगह पर इन सभी 110 का दाह संस्कार हुआ उसका नाम अहिर धाम है, जो भारत चीन सीमा पर है। मैं और ब्रिगेडियर प्रदीप यदू जी उस अहिर धाम पर गए और उन शहीदों की इस मिट्टी को लेकर आए और अब हमने हमारी महासभा ने इसको 13 अप्रैल से, जैसे हमारे पिताम्बर दास जी आदरणीय ने बताया, ये हमारी रेजांगला शहादत माटी कलश यात्रा जो चली है और ये 19 राज्यों से होती हुई 18 नवंबर को हमारे जंतर मंतर पर समाप्त होगी एक बहुत बड़ी विशाल रैली के साथ। लेकिन उसमें आसाम और हमारे त्रिपुरा उस यात्रा के रूट में नहीं बन पाए थे, तो हमने एक इसी का कलश की एक दूसरी यात्रा आज जो हम आए हैं और ये कल यहाँ सिलचर की इस ऐतिहासिक भूमि से कल हम इस यात्रा को शुरू करेंगे। आसाम यादव महासभा इसके नेतृत्व में इसका आयोजन होगा और ये जाकर अगरतला पर इस यात्रा को हम खत्म करेंगे। तो ये रेजांगला की एक बहुत बड़ी, और सिर्फ रेजांगला नहीं, चाहे वो 1948 की, चाहे वो आगे 1971 की, 1965 का हाजीपीर हो या 1967 का नाथुला हो या कारगिल हो, या जितने भी युद्ध हुए। और अभी अभी आपने जो ऑपरेशन सिंदूर देखा उसका भी जो डायरेक्टर जनरल ऑफ एयर ऑपरेशन था वो भी एयर मार्शल यादव थे, जिनके नेतृत्व में हमने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी। ऐसी कोई ही लड़ाई नहीं है जहां पर यादव ने अपना सर्वोच्च रण कौशल नहीं दिखाया हो, बहादुरी नहीं दिखाई और अपना बलिदान नहीं दिया हो। ऐसी कौम को अहिर रेजिमेंट मांगनी पड़ रही है, ये इस देश का दुर्भाग्य है, इस कौम का दुर्भाग्य नहीं। इस कौम के लिए तो भारत सरकार को एक नहीं 2-2, 3-3 रेजिमेंट बना देनी चाहिए, जब हमारे पास पाकिस्तान और चीन जैसे हमें बहुत बड़े दो खतरे हैं जहां हमें मुकाबला करना है। हमारी महासभा की एक बहुत बड़ी अहिर रेजिमेंट की मांग है। और दूसरी, हम इस यात्रा के जरिए न केवल हम हिंदुस्तान के 25 करोड़ यदुवंशियों को और खासकर हमारी नई पीढ़ी को बताना चाहते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने इस देश के लिए कितनी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, बल्कि हम इस देश की 146 करोड़ जनता तक ये उन बहादुर वीरों की इस वीर गाथा को लेकर जाना चाहते हैं। और इसी के साथ हम चाहते हैं कि हमारे समाज में इस यात्रा के साथ साथ जब हमारे समाज इकट्ठा हो तो उसमें राजनीतिक और सामाजिक जागरूकता है और समाज में एकता हो। हम और 2 मुद्दा शामिल किए हैं। एक होता है जातिगत जनगणना और दूसरा होता है 27% आरक्षण। वो कलश यात्रा शुरू होने का बाद हमारा मांग को मान लिया गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट में जातिगत जनगणना करने के लिए ये डिसीजन लिए, तब तो उनको हम बधाई देते हैं। और दूसरा बात, वो 27% में आरक्षण के बारे में हम दावी करते हैं, डिमांड करते हैं हर जगह जहाँ पर आप ये लागू हुआ नहीं उसको अच्छा से लागू किया जाए। ये यात्रा कहाँ से शुरू होगा, कहाँ जाकर खत्म होगा? सिलचर में कहाँ से शुरू होगा, कितना बजे शुरू होगा? सिलचर से मेहरपुर गिरकर। देखिए, जो भारतीय सेना का इतिहास है वो जितनी भी रेजिमेंटें जो बनी हैं वो जाति या क्षेत्र के आधार पर ही बनी गई है। ये रेजिमेंट का इतिहास बहुत पुराना है, अंग्रेजों के ज़माने से जब ये रेजिमेंटें बनी थी। अहीरों की भर्ती जो मुंबई और बंगाल की 2 आर्मी होती थी, दोनों आर्मी में बहुत बड़ी तादाद थी। लेकिन जब 1857 की क्रांति हुई और जिस मैं हरियाणा प्रदेश से आता हूँ,
मेरे क्षेत्र के राजा राव तुलाराम वो यादव थे और उन्होंने बगावत कर दी थी अंग्रेजों के खिलाफ और वहीं से 1857 की क्रांति चली और वहाँ 5000 वीर हीरों ने कुर्बानी दी थी इस देश की आज़ादी के लिए। और वहीं से अंग्रेजों ने अहीरों को अपना बैरी बना लिया और उनको बागी कौम घोषित कर दिया। और एक आदेश 1858 में जब रानी विक्टोरिया जो थी उन्होंने अपने अधीन शासन ले लिया ईस्ट इंडिया कंपनी से, तो उन्होंने उस डिक्लेरेशन में हमें बागी घोषित करके हमारी जो आर्मी की जो भर्तियां थी उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब पहला विश्व युद्ध आया और जब अंग्रेजों को जरूरत पड़ी तो वो फिर अहीरों के पास आए और अहीरों के गांव-गांव में जाके कहा कि हमारे भर्ती हुई है। तब 16,670 अहीरों ने पहले विश्व युद्ध में भाग लिया और उन्होंने जो हमारे अफ्रीका के जंगल थे, चाहे वो काला सी था, वहां पर अपनी बहादुरी और वीरता के झंडे गाड़े। फिर द्वितीय विश्व युद्ध आया तो 42,000 अहीरों ने कलादीन की घाटी, बर्मा और आपका ये जो क्षेत्र इधर से लगता हुआ सिंगापुर तक वीर हीरों ने फिर अपने, और हाँ उनका जो सबसे बड़ा विक्टोरिया क्रॉस था वो 2 हमारे वीर हीरों को मिला। अब जब देश की आज़ादी का समय आया तो उस वक्त एक हैदराबाद रेजिमेंट होती थी, उसमें 1/3 अहीर थे, 1/3 जाट थे और 1/3 कुमाऊं थे। तो जवाहरलाल नेहरू जब वो प्रधानमंत्री थे उन्होंने कहा कि वो हैदराबाद रेजिमेंट खत्म की जा रही थी तो कहा कि अहीर जो है 1/3 इनकी अहीर रेजिमेंट बना दो और आगरा उसका हेडक्वार्टर बना दो, कुमाऊं है उनकी अलग बना दो और उनका रानीखेत बना दिया जाए, और जाटों की ऑलरेडी बनी हुई थी तो इनको जाट रेजिमेंट बनी। लेकिन उसी वक्त एक हमारे बड़े नेता थे जो नेहरू सरकार में बड़ी वो पकड़ रखते थे, उन्होंने कहा कि अहीरों की रेजिमेंट बनाने की जरूरत नहीं, कुमाऊं की बना दो, इसी में इनका एक हिस्सा दे देंगे। अब देखिए उनके साथ उस वक्त अहीरों की आबादी 8 करोड़ थी और कुमाऊं के क्षेत्र की आबादी सिर्फ 8 लाख थी, और उस कुमाऊं रेजिमेंट में 75% हिस्सा तो कुमाऊं के 8 लाख लोगों के लिए रख दिया गया और जो 8 करोड़ थे उनके लिए सिर्फ 25% हिस्सा। लेकिन उसके बावजूद अहीरों की कुर्बानी में, उनकी देशभक्ति में कोई कमी नहीं आई। और जस्ट देश आज़ाद होने के सिर्फ 4 महीने बाद, जब कश्मीर उस वक्त भारत में विलय नहीं हुआ था, पाकिस्तान में भी नहीं हुआ था, महाराजा करण सिंह के अधीन था, पाकिस्तान ने उस कश्मीर पर हमला कर दिया। और जब महाराजा हरि सिंह यहाँ पर दिल्ली आए कि मेरी मदद करिए, तब जब उन्होंने सरेंडर किया और ये जो 370 का हुआ, तब 4 कुमाऊं के 70 वीर अहीर और 700 पाकिस्तानी सैनिक और कबायलियों ने श्रीनगर एयरपोर्ट को घेर लिया था। और उस दिन अगर वो 70 वीर अहीर नहीं होते वहाँ और अपनी कुर्बानी नहीं देते तो आज ये श्रीनगर भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का हिस्सा होता। उन्होंने अपनी कुर्बानी देकर अपने से 10-10 को उस दिन भी उन्होंने मारा और इस श्रीनगर एयरपोर्ट को बचाया। और उनका जो कमांडिंग अफसर था मेजर सोमनाथ शर्मा, उसको हिंदुस्तान का पहला परमवीर चक्र हासिल हुआ। और फिर जब अगली लड़ाई 1962 की आई तो फिर एक ने 10-10 को मारा, ये रेजांगला में पूरा लद्दाख को बचाया। और आप कारगिल में देखिए 495 शहीद हुए हिंदुस्तान के टोटल, लेकिन अकेले 95 495 अकेले 95 वीर अहीर थे, जहां उनकी रेजिमेंट नहीं है उसके बावजूद उनका इतना बड़ा योगदान है। और जब संसद पर हमला हुआ, कमलेश कुमारी जो एक इंस्पेक्टर थी, उसको अशोक चक्र मिलने वाली सिर्फ हिंदुस्तान की एकमात्र महिला है, उन्होंने अपनी जान पर खेलकर उस दिन आतंकवादियों को मारा था। और जब मुंबई पर हमला हुआ, अक्षरधाम पर हमला हुआ, श्रीलंका का ऑपरेशन हो, ऐसे कौन सा नहीं था, सर्जिकल स्ट्राइक हो, जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसकी जो कमांडिंग करने वाला था वो मेरे इलाके का था कर्नल कपिल यादव, उसके नेतृत्व में सर्जिकल स्ट्राइक की। ऐसी कोई युद्ध नहीं है, ऐसी कोई लड़ाई नहीं है ऐसा जिसमें हीरो का योगदान ही, और योगदान ही सबसे ज्यादा योगदान है। ऐसी कौम इसलिए नहीं, कोई जाति या उसके आधार पर हम रेजिमेंट नहीं मांग रहे, हम तो इस देश के लिए लड़ते रहे हैं। उसी लड़ाई को सिर्फ इतना है कि हम अपने कंधे पर, जब 1962 की रेजांगला की जब हुई तो लता जी ने गाना गाया, हकीकत फिल्म बनी उस पर, और उसमें सब कुछ था। एक ने 10-10 को मारा। ऐ वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी, आपने गाना सुना होगा। एक ने 10-10 को मारा और फिर होश गवा बैठे। और जब वो मना रहे थे दिवाली, हम मना रहे थे दिवाली, वो खेल रहे थे खून की होली। 18 नवंबर 1962 को हम यहाँ दिवाली मना रहे थे, वो वहाँ चीनियों के साथ खून की होली खेलकर उस लद्दाख को बचा रहे थे।
लेकिन उस गीतकार को भी नहीं पता था, लता जी को भी, कि ये कौन थे। तो उसी गाने में वो लिखती हैं, वो गीतकार लिखता है और लता जी गाती हैं, कोई जाट सिख मराठा थे। अगर उस दिन वो कुमाऊं रेजिमेंट की बजाय अहिर रेजिमेंट का फीत लगाकर लड़ रहे होते तो पूरा विश्व आज कहता है कि अहिर रेजिमेंट के योद्धा। इसलिए हम मांग रहे हैं, हम कोई भर्ती के लिए नहीं मांग रहे, हम अपना सम्मान के लिए, हम तो लड़ रहे हैं देश के लिए, लेकिन किसी और की फीत लगाकर लड़ रहे हैं। हम अपनी फीत खुद लगाना चाहते हैं, जैसे और कौम लड़ती है, जो जाट लड़ता है, कोई सिख लड़ता है, कोई मराठा लड़ता है। ऐसे ही जब ये अहिर भी लड़े तो वो अहिर रेजिमेंट का योद्धा बन के लड़े इस देश के लिए। और जब उसका नारा होता है दादा किशन की जय हो, तो दादा किशन की जय के साथ वो अहिर रेजिमेंट का वीर कोई जाति के लिए नहीं, वो इस देश के लिए लड़ता है।